हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज़ में। हम लोग पॉलिटी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कवर किया था और उसके साथ-साथ में हमने अलग चैप्टर्स जो यूनियन और आपके स्टेट के थे वो कवर किए थे। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द पॉलिटी सीरीज़। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी, माय नेम इज विकास शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका, एक तो हम देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देख लेंगे, एक बार ट्राइब्यूनल्स देख लेंगे, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और बाकी के चैप्टर्स देख लेंगे। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अब सिंपली जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। सबसे पहली बात होती है लॉ। ठीक है। लॉ मतलब कि एक कोई भी स्टैच्यूट जिसको पार्लियामेंट पास करती है, और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू आपका किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन पर हो सकता है अगर वो एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो, या तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, या फिर पार्ट 3 के अगेंस्ट में है, या फिर फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल के अगेंस्ट में है। तो ये सब चीज़ें अगर अगेंस्ट में है कोई चीज़, कोई भी एक्शन, अगर या तो वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, अगर इसके अगेंस्ट में है तो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है प्लस हाई कोर्ट कर सकता है। दोनों कोर्ट्स आपके उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ कि अब वो वैलिड नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। तो यही मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म एक स्टेप और आगे जाके काम करना है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि प्रोएक्टिव जुडिशरी का होना। ये हालांकि प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये आपका ज़्यादातर जो है ना मेंस में पूछा जाता है कि अगर मेंस में क्या होता है कि कुछ डिबेट्स हैं जुडिशरी को लेकर, है ना, कि जुडिशियल इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी है या फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ना, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या फिर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी, क्या इन दोनों के बीच में कोई टसल तो नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके बहुत सारे अमेंडमेंट करती है, तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है, जुडिशियल रिव्यू कर देगी, है ना। इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट फेल होती है कुछ लॉ को इनेक्ट करने में, कुछ एक्शन लेने में, तो आपकी जुडिशरी बैठी हुई है, जुडिशियल एक्टिविज्म करेगी और वो एक्टिवली कोई डिसीजन लेगी, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। राजस्थान का एक केस था विशाखा का, तो उसमें एक जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बेसिस पर ही एक लॉ बना है। अब वो लॉ क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताएंगे। ठीक है। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या देखना है हम लोगों को, एक तो अपन को सिंपल ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, नॉट चीफ मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक एजेंडा पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट होती कैसे है। ठीक है। फिर आपको नालसा के बारे में पता होना चाहिए कि नालसा का मतलब क्या है। आर्टिकल 39 ए आप मुझे एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 39 ए किससे रिलेटेड है और ये कब अमेंड होकर ऐड हुआ था, किस ईयर में और किस अमेंडमेंट के थ्रू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इसके बारे में।
है ना? नालसा आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में पूछा गया था 2020 में। इसमें पूछा गया था कि नालसा के अंदर कौन से जो है कैटेगरीज़ के लोग कवर हैं। तो ये पूछा गया था 2020 में आपके प्रीलिम्स में, और 2023 में या 2024, शायद 2023 में इसको मेंस में पूछा गया था। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है नालसा की। है ना? अब कुछ होती हैं आपकी लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो कुछ जो लोकल सबॉर्डिनेट अदालत्स वगैरह लगाती हैं, कोर्ट्स वगैरह लगाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोक अदालत आपकी, है ना? लोक अदालत क्या होती है? क्या वो एक्ट के थ्रू बनी थी? पहली बार कहाँ बनी थी? है ना? ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट्स क्या होते हैं, है ना? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं? है ना? ग्राम न्यायालय क्या है? क्या ये एक्ट के अंदर कवर्ड हैं या नहीं है? हालाँकि ये सब चीज़ें ना आपके मेंस में इम्पोर्टेंट हैं। मेंस में एक ये हाईली एनरिच्ड टॉपिक बन गया है, हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है मेंस में। प्रीलिम्स में हालाँकि इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यूपीएससी बनाता नहीं है कि इतना डिटेल में जाके इतना नैरो जाकर क्वेश्चन बनाए। पर अगर फिर भी पूछ लेता है, तो हमने बेसिक कवर कर लिया कि ग्राम न्यायालय आपके जो हैं, ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर 2008 के अंदर बने हुए हैं, ठीक है? जो कि ग्रास रूट जुडिशियल डिलीवरी के लिए काम करते हैं, ठीक है? और जो आपकी लोक अदालत्स हैं, वो पहली बार गुजरात में बनी थी, है ना? और ये एक एक्ट के अंदर बनी हुई हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ के अंदर, ठीक है? उसमें अमेंडमेंट कर बनाया गया था इसको। ठीक है, अब जो हमारे आते हैं इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूनल्स। अब ट्राइब्यूनल्स में सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ट्राइब्यूनल्स एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ, तो उसमें 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। एक आपका आर्टिकल ऐड किया गया 323 ए, एक किया गया 323 बी। दोनों आर्टिकल्स कैसे अलग हैं? इसमें तो आपकी बात की गई कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनेंगे 323 ए में। जो भी अदर ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, वो बनेंगे आपके 323 बी में। कोई भी अदर ट्राइब्यूनल अगर बनेगा, तो वो इस आर्टिकल के अंदर बनेगा। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना? ये यहाँ पे भी मेंशन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल्स भी मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका कौन से पार्ट में आते हैं? ये आपके पार्ट 14 ए का पार्ट है, ठीक है? ट्राइब्यूनल्स। अब बेसिक डिफरेंस हमने देख ही लिया कि क्या बेसिक डिफरेंस है ना? ये जो है आपके ट्राइब्यूनल्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सारे जितने भी अदर ट्राइब्यूनल्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है? फिर सेंटर भी अपने ट्राइब्यूनल्स बना सकता है और स्टेट भी अपने ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल सेंटर ही बनाएगा, स्टेट भी बना सकते हैं, दोनों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है, वो आपका बना था 1985 में, है ना? अब ये तब बना था, अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं, मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? They are appointed by the central government on the basis of the recommendation of a search cum selection committee chaired by Chief Justice of India or Judge of Supreme Court who is nominated by the Chief Justice of India। तो इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके स्टेट के जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका कैसे अपॉइंटमेंट होता होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने जब सीएटी का अपॉइंटमेंट का देखा, तो आपको क्या लगता है कि एसएटी का अपॉइंटमेंट कैसे होता होगा? उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? है ना? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आपका जो है ना, ये एकदम जो गैस आपने किया होगा ना कि इसमें जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती होगी, है ना? पर वो गैस आपका गलत हो जाएगा। इसको अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन और मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। पर इसमें रोल किसका होगा? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का इसमें रोल होगा। ठीक है? फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, वो है पंचायत। पंचायत्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर आवर प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। हर साल एक क्वेश्चन आपका मेन से इससे पूछा ही जाता है ना? 10 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। अभी मुझे क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद नहीं आ रहा, वरना मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता कि इस क्वेश्चन नंबर में ये आपका पंचायत का जो है आंसर पूछा जाएगा। बेसिक चीज़ें क्या याद रखनी है कि ये पार्ट 9th का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, और 11th शेड्यूल का पार्ट है ना? कितने इसमें आइटम्स आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 11th शेड्यूल है
उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? आइटम्स कितने हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था। ऐसा नहीं है कि पंचायत जो है इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पर क्या होता था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में पंचायत अलग तरीके से वर्क करते थे, वहाँ के इलेक्शन अलग होते थे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो सरपंच होते थे आपके, वो 6 साल के लिए, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ पर 6 साल के लिए इलेक्ट होते थे और 5 साल में इलेक्शन नहीं होते थे हर जगह। तो जब ये यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं थी, जो आपकी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसने यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। जिससे क्या हो सके कि एक सर्टेन इलेक्शन ईयर्स जो हैं आपके वो डिफ़ाइन कर दी जाएँ, कि आपको 5 साल में इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ कि भैया 3 टियर्स होंगे इसके, है ना? पंचायत में भी 3 टियर्स होंगे आपके, वो आपको कन्फर्म है। फिर तीसरी चीज़ कि आपको रिज़र्वेशन देना है, किसको? एससी, एसटी एंड वीमेन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये तो कंपल्सरी है आपको देना। फिर उसके अलावा आप चाहें तो ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दे सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है ना? इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट। अब ये चीज़ क्यों रखी गई ऑप्शनल? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको भी ऑप्शनल क्यों रखा गया? इसको भी यहीं रखना चाहिए था। इसका एक रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एससी और एसटी, प्राइमरीली जो एसटी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लो आप, है ना? नागालैंड को देख लो आप, है ना? मणिपुर को देख लो, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पर अगर ऐसा यूनिफ़ॉर्मिटी ला दी जाती कि आप ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दोगे, एससी को भी दोगे, एसटी को भी दोगे और वीमेन को भी दोगे, तो वो उनके साथ गलत हो जाता क्योंकि वहाँ पे ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसलिए इसको जो है वॉलंटरी रखा गया, इसको कंपल्सरी नहीं किया गया। ठीक है? अब आर्टिकल जो है कौन से आर्टिकल में आपकी पंचायत आती है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है शेड्यूल 9th में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपकी पंचायत आती हैं। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके, बेसिक चीज़ 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है? और आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में आपकी पंचायत जो हैं वो मेंशन्ड हैं। ठीक है? फिर एक बार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो पंचायत की डिफरेंट डिफरेंट जो कमिटीज़ बनी थी वो आप एक बार देख लें। ठीक है? मैंने इसका एक निमोनिक बनाया था BAGL बगल। बगल करके मैंने इसका एक निमोनिक बनाया था कि इसमें से किन-किन जो कमिटी हैं, उन्होंने 3 टियर सेलेक्ट किया था कि ये 3 टियर वो होना चाहिए पंचायती राज और कुछ ने किया था कि 2 टियर होना चाहिए। अब इसमें से वो 2 टियर वाले कौन से हैं? ए को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बगल के जितने भी मेंबर्स हैं आपके, उन सब ने आपको 3 टियर ही सजेक्ट किया है। ए को बस छोड़ दिया जाए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद रहेगा कि कमिटीज़ की क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी। बलवंत राय मेहता, अशोक जी मेहता, जीवी के राव, एलएम सिंघवी, ये कमिटीज़ के नाम हैं और ये इसकी क्रोनोलॉजी है। तो अब मैं आशा करता हूँ तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है? फिर अब और क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, ठीक है? एक तो ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना ही है। की प्रोविज़न्स क्या हैं पंचायत के, की प्रोविज़न्स जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, कि ग्राम सभा क्या होती है? व्हाट इज़ ग्राम सभा? क्या 3 टियर सिस्टम क्या है? विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पर इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर इमीडिएट लेवल को आप स्किप कर सकते हो, अगर पॉपुलेशन शायद मेरे हिसाब से इसमें ना 20 लाख का एक क्राइटेरिया है कि अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, तो आप इस स्टेज को स्किप कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। फिर रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स हमने डिस्कस किया ही है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड 1/3 ऑफ द वीमेन के लिए सारे लेवल्स पे सीट्स को रिज़र्व्ड रखा गया है। ठीक है? और जो मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि भैया इनका डायरेक्ट इलेक्शन होना है, ठीक है? और 5 इयर्स की इनकी टर्म जो है वो डिसाइडेड है। फिर इसमें एक ये रहता है कॉन्सेप्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे लोकसभा है, लोकसभा अगर अभी इलेक्ट हुई,
अब इलेक्ट होने के बाद बाय चांस जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, है ना? 1 साल चल के वो डिसॉल्व हो गई। तो जब लोकसभा के दोबारा इलेक्शन होंगे तो 5 इयर्स के लिए ही होंगे, है ना? पर ये वाला सीन जो है ना वो आपकी पंचायत में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सरपंच कुछ 1-2 आपकी जगह के सरपंच जो हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है और वहाँ पे इलेक्शंस दोबारा से होते हैं, तो वो इलेक्शन जो है ना वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए होंगे। वो आपके जो है 5 साल के लिए नहीं होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? 21 इयर्स जो है इसकी वोटिंग एज है, ये भी आपको याद रखना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है वो भी आपको याद रखने हैं। अब इसमें जो है यूपीएससी आपको फँसा कहाँ सकता है? क्या फँसाएगा यूपीएससी? यूपीएससी फँसाएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन आर इलेक्टेड और आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on the aid and advice of the council of ministers headed by चीफ मिनिस्टर एंड दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा वो कि दे आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेम एक्स वाई जेड। पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव करते हैं आपके महामहिम, मतलब कि आपके प्रेसिडेंट साहब, वो आपके रिमूव करते हैं। तो अब मैं अब आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक जो डिफरेंस है वो की डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अब फिर हमने कुछ डिस्कस किए कि कुछ इसमें प्रोविजंस जो है ना वो कंपल्सरी प्रोविजंस हैं, कुछ इसमें वॉलंटरी प्रोविजंस होते हैं, है ना? कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है कि ग्राम सभा का होना एकदम अनिवार्य है। आपको ग्राम सभा रखनी ही रखनी है। आपको पंचायत की एस्टैब्लिशमेंट करनी ही करनी है। डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं। आप चाहें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन चेयरपर्सन के करवा सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो डायरेक्ट इलेक्शन भी करवा दें। पर अगर आपको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं कि आप इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है चेयरपर्सन के करवा सकते हैं। फिर वोटिंग राइट्स कैसे मिलेंगे? डायरेक्टली इलेक्ट होंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे? फिर मिनिमम एज का क्राइटेरिया 21 ईयर्स रखा गया है। रिज़र्वेशन हमने देख ही लिया, विमेन और एससी-एसटी के लिए रिज़र्वेशन है। फिक्स्ड टेन्योर 5 इयर्स की टेन्योर रहेगी, है ना? अब जैसे पहले क्या होता था, किसी स्टेट में 6 इयर्स है, किसी में 7 इयर्स है, किसी में 8 इयर्स है और किसी में 3 साल है, किसी में 4 है। तो उसको यूनिफ़ॉर्मिटी के लिए ऐसा किया गया कि आप 5 साल टर्म रखिए। जो टर्म लोकसभा की है, जो टर्म स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है, वही टर्म आपकी जो है पंचायत की होनी चाहिए, उसमें अलग क्यों होना चाहिए? तो इसलिए इसकी फिक्स कर दी गई टर्म 5 साल की। और स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन करना भी और या फिर इनको अपॉइंट करना भी कंपल्सरी है। फिर आपका नेक्स्ट एक्ट आ जाता है पेसा एक्ट, प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज कौन से होते हैं? अब ये अगर आपने ध्यान से फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ शेड्यूल को ही शेड्यूल्ड एरियाज बोला जाता है। सिक्स्थ शेड्यूल को बोलते हैं ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल एरियाज। इनको ट्राइबल एरियाज कहा जाता है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये जो है बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है? फिर आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपैलिटीज़ क्या है? म्युनिसिपैलिटीज़ का इतिहास बहुत पुराना है, कॉलोनियल इतिहास है इसका, है ना? कॉलोनियल टाइम में इसको जो है आपने जो कॉलोनियल पावर्स थी जैसे कि ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज़ और फ्रेंच, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अर्बन एरियाज़ में म्युनिसिपैलिटीज़ को एस्टैब्लिश किया था, है ना? गवर्नमेंट को या फिर गवर्न करने के लिए, ईज़िली गवर्न कर सकें या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकें रेवेन्यूज़ को, सीधी बात। उनका गोल यही था। पर आज की गवर्नमेंट का गोल क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉटम्स अप, है ना? बॉटम्स अप अप्रोच, नीचे से गवर्नमेंट होगी, नीचे से गवर्नेंस होगी। ये आपका गोल है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? इसको भी 1992 में ही अमेंड कर कर लाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, ये एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। हालाँकि आपने हिस्ट्री में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है? तो जो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ,
वो आपके मद्रास में हुआ 1688 में। फिर लॉर्ड मेयो जो थे आपके, उनको जो है मसीहा माना जाता है कि उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, उन्होंने थोड़े से फंड्स वगैरह दिए। फिर जो लॉर्ड रिपन थे, जिन 1882 में उन्होंने एक मैग्ना कार्टा लेकर आए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, जिससे उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिकग्निशन दिया, है ना, उनको रिकॉग्नाइज किया। उस इसीलिए उनको लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, फिर आपकी एक रॉयल कमीशन आई 1907 में, जिसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी 1909 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें कि 5 साल के लिए ये भी इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनके जो है आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 243 जेड डी तक इनके आर्टिकल्स हैं, 243 आई से लेकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर और क्या याद रखना है कि 12th शेड्यूल में आते हैं, ऐसा नहीं कि 11th शेड्यूल ही मार्क करके आ जाओ आप एग्जाम में, ये 12th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है, 12th शेड्यूल में, हाँ वो याद रखना है ये। इसमें भी रिजर्वेशन सेम है, ठीक है, टर्म सेम है, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन भी मेरे हिसाब से सेम है, 21 ईयर्स की एज है मिनिमम एज, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड और टाउनशिप और आपके पोर्ट ट्रस्ट में। यूपीएससी ने अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है ना। पीवाईक्यू के बेसिस पे हम सारे के सारे जो है हमारी एनालिसिस जो भी हमने देखी है, उसमें हमने एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं देखा है ना। तो इसलिए हम इसको अभी के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसा ट्रेंड नहीं है इसको पूछने का, ठीक है। अब फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, 5th शेड्यूल एंड दी 6th शेड्यूल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको पार्ट पता होना चाहिए कि ये पार्ट 10th में आता है आर्टिकल 244 के अंदर। अब 5th शेड्यूल में जानने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 4 स्टेट्स कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट के, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ये MITAME, माई टेम से इसको याद रखेंगे अपन लोग, ठीक है। इससे आपको शायद मुझे लगता है आप कभी भूलोगे नहीं। माई टेम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। माई टेम, मेरा टाइम आएगा, माई टेम, इससे आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और 2 कमिटीज़ आपको याद रखनी है, 2 कमीशंस याद रखनी है कि यूएन देबर जो कमीशन थी वो, और आपके दिलीप सिंह भूरिया कमिटी 2002 के लिए, ये आपको याद रखना है। फिर 5th शेड्यूल के क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द 5th शेड्यूल। सबसे पहले इसको डिक्लेयर कौन करता है, मुझे तो ये बता दो कि डिक्लेरेशन कौन करता है 5th शेड्यूल की डिक्लेरेशन, क्या आपके प्रेसिडेंट करते हैं या गवर्नर करते हैं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो भी चेंजेस होने हैं इनकी एरिया और बाउंड्री में, उसके चेंजेस को कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये आपको याद रखनी है। अब कुछ लोग क्या है ना, एग्जाम में यूपीएससी अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की, वो काम नहीं करती 5th शेड्यूल एरिया में, तो जो है वो मार्क करके आ जाएंगे उसको करेक्ट, पर ऐसा है नहीं। स्टेट की पावर जो है ना एक्सटेंड होती है शेड्यूल एरिया तक, बट गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गवर्नर चाहेंगे तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस पावर को, है ना। तो ये आपको याद रखना है। फिर शेड्यूल जो आपका 5th शेड्यूल है उसमें होते हैं आपके ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि वेलफेयर मेजर्स के लिए काम करते हैं ट्राइबल्स के लिए, जिसमें आपके 3/4 मेंबर्स जो होंगे वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे, 20 मेंबर्स में से, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें मेजॉरिटी जो रहेगी ना वो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स की रहेगी, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका शेड्यूल 6th शेड्यूल में है, हमने देख ही लिया कि 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कौन से हैं,
फिर इसकी रैशनैलिटी क्या है? इसको रखा क्यों गया? व्हाट इज़ द रैशनैलिटी? टू प्रोटेक्ट द कल्चर, कस्टम्स, सिविलाइजेशंस ऑफ द पीपल ऑफ सच एरियाज़, इसलिए इसको जो है बनाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल त्रिपुरा का कुछ यूनिक कल्चर होगा, मेघालय का कुछ यूनिक कल्चर होगा, उसकी सिविलाइजेशन होगी जो वहाँ की, आपने लिविंग ब्रिज सुने होंगे मेघालय के, है ना? तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये शेड्यूल एरिया का कॉन्सेप्ट जो है एग्ज़िस्ट करता है। अब फीचर्स क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एज पर दी सिक्स्थ शेड्यूल? अब यहाँ पर होती हैं आपकी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर होती हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और यहाँ पर होती हैं आपकी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी? और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नर के पास यहाँ पर पावर होती है कि ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट होती हैं उनको। अब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट में 30 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 26 इलेक्टेड होंगे और 4 नॉमिनेटेड होंगे। इसकी टर्म कितनी होगी? 5 साल की टर्म होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स। अब इसमें क्या होता था कि 370 जो आर्टिकल था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न्स जो हैं उसके लिए अलॉट किए गए थे, उसको हटा दिया गया है। अब कुछ बस आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स याद रखने हैं और स्टेट याद रखना है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें से करने की ज़रूरत है नहीं, है ना? जैसे अब महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आर्टिकल 371 में है, ठीक है? 371 में। और नागालैंड के लिए 371 ए में, फिर आपके आसाम के लिए 371 बी में है, मणिपुर 371 सी में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका 371 डी में है, ठीक है। और सिक्किम है आपका 371 एफ में, आपका मिजोरम है 371 जी में, अरुणाचल प्रदेश आपका 371 एच में है और गोवा आपका 371 आई में है। उसके बाद कर्नाटक स्टेट आपका 371 जे में पड़ता है। ये हमने आपके लिए एक मैप भी बना दिया है जिससे आप इसको भूलो ना और जिससे आपको याद रहे कि इसमें से कौन से स्टेट जो हैं वो आपके जो हैं कि स्पेशल प्रिविलेजेस जिसको मिलते हैं या फिर स्पेशल प्रोविज़न जिसके लिए अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्टेट जो है वो आपका नहीं है इधर और एक स्टेट नहीं है इधर। तो इनके दोनों स्टेट्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 स्टेट ऐसे हैं जो कि स्पेशल प्रोविज़न में नहीं आते हैं। कमेंट सेक्शन में आप दे लिख के बताइए मुझे दोनों स्टेट्स के नाम, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि आप इसको अटेंटिवली देख रहे हो या फिर सिर्फ टाइम पास चल रहा है आपका, बस देख के आप 2 की स्पीड में देख के निकाल रहे हो उसको, है ना? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताओ। फिर आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कितनी हैं। अगर आपको नाम भी पता है, आर्टिकल पता है, तो भी आपका काम थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है ना। इतनी रटाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टेन्योर भी याद होना चाहिए, कंपोज़िशन भी याद हो, है ना? और उनके फंक्शंस क्या हैं, सब कुछ। पहले आप आर्टिकल याद करो और बेसिक ये चीज़ याद करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन-सी, कौन-सी। कई बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ज़ोनल काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यही नहीं पता उनको कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है ये? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जो हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनको हम आज देखेंगे। पहले तो आपकी यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वही आपको पता होनी चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 315 से 323 अंडर दी पार्ट ऑफ 14 ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब ही करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? एज क्या रहती है? 6 ईयर्स का टेन्योर रहता है या फिर 65 ईयर्स तक आप रह सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी है आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सिमिलरली सही बात है, ये भी होनी चाहिए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिक सा की डिफरेंस बस इतना याद रखना है आपको कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल जो होता है वो केवल आपको याद रखना है कि उनका रिमूवल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे होता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस बस याद हो। बाकी इनका काम क्या है वो आर्टिकल 324 में मेंशन है कि इनको कंडक्ट कराने होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर फाइनेंस कमीशन याद हो
क्यों याद हो? क्योंकि इस साल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन हो चुका है। अरविंद सर हमारे जो हैं, वो आपके चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। तो इसलिए आपको 16th फाइनेंस कमीशन पता होना चाहिए, इसका क्या कंपोजिशन होता है ना? क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या फ़ॉर्मूला है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बेसिक आप एक बार इसको देख लेना। फिर आपके कैग आर्टिकल 148 में आते हैं, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, फिर आपकी जीएसटी काउंसिल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बनाई गई थी। फिर आपकी कमीशन, कमीशन कौन-सी आएँगी वो भी आपको पता होना चाहिए, कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों आपकी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। और लास्ट में आपको याद रखना है कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी एक जो स्पेशल ऑफिसर होता है, वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट है। बस इतना आपको याद हो, इतना आपका काम सफिशिएंट है। आप एक बार एक काम करना, ये लेक्चर देखने के बाद 2025 का एक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इसी में पॉलिटी के सेक्शन से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसी वाले चैप्टर से बस यही इतना ही पढ़ के वो क्वेश्चन आपका सॉर्ट हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा और आपके 2 मार्क्स एकदम से सिक्योर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब लक्ष्मीकांत में कम से कम मैं मानता हूँ कम से कम 200 पेजेस में दिया हुआ है ना, 200 पेजेस में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। फिर उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी 200 पेज में, इस तरीके से 200-300 पेजेस में इसी ये आपकी बॉडीज़ ही बॉडीज़ हैं। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को सिर्फ सिंपली इतना करना है कि मुझे आर्टिकल्स पता हो और मुझे ये पता हो कि इनका फंक्शन क्या है और बेसिक सा बस हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। अब इसमें क्या होता है कि सारी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ-कुछ जो आपकी न्यूज़ में चल रही होती हैं, वो बॉडीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, है ना? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीति आयोग है। नीति आयोग जब बनी थी 2015 में, तो यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया नीति आयोग से। उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नई बॉडी बनी थी, तो यूपीएससी ने सोचा कि बच्चों से पूछ लिया जाए। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? पर अब नहीं पूछा जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। कुछ एक इंसिडेंट हो गया था, कुछ 4 या 7 बीएमडब्ल्यू का कोई केस था, वो अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो गया था। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा न्यूज़ में आ गए थे लोकपाल जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल जो है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब एक की डिफरेंस आपके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक तो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल होगा, उसके बेसिस पे बनी होगी, है ना? उसके बेसिस पे बनी होगी। एक होती है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि उस बॉडी को पावर कहाँ से मिल रही है? स्टैट्यूट से, मतलब किसी एक्ट से पावर मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सेबी है, तो सेबी का एक एक्ट होना चाहिए, एक एक्ट होगा वो उसको पावर दे रहा होगा सेबी को, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिस बॉडी के पास स्टैट्यूट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, उनको बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक है? इसका आप कोई भी एग्ज़ाम्पल मुझे जो है बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उसका कोई भी एग्ज़ाम्पल। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, मैं कह रहा हूँ नॉन कोऑपरेटिव। क्या है, हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा ही पढ़ ली है तो नॉन कोऑपरेटिव की जगह नॉन कोऑपरेटिव आ रहा है। गांधी जी की जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट थी, वो कब हुई थी आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बताइए। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी आपकी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सरकार ने अभी एक नई जो है नेशनल पॉलिसी डिक्लेयर करी है, सहकार से समृद्धि, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बेसिक्स जाके पढ़ने हैं इसके, है ना? अब ये सहकार से समृद्धि जो है वो मेंस का टॉपिक हो गया, है ना? मेंस में आएगा। पर अगर एग्ज़ामिनर इसको देख रहा है तो उसके अंदर थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी होगी, वो पूछेगा कि यार बच्चों से मैं कोऑपरेटिव्स के बेसिक्स पूछ लेता हूँ।
ये नई पॉलिसी आई है तो बच्चों ने क्या बेसिक इसके पढ़े हैं? अगर बच्चों को इसके बेसिक आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो एक बार हम लोग बच्चों से पूछ लेते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको पढ़ लें। बेसिक क्या पढ़ना है कि भैया ये आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है और आर्टिकल 43 बी में मेंशन्ड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पार्ट आपका 9 बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 टू एच और आपके 243 जेड टी तक ये मेंशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो हैं इनकी क्या किस तरीके से इनके मेंबर्स का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, टर्म क्या होती है, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं प्रीलिम्स के लिए, है ना? ये प्रीलिम्स में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, है ना? बाकी सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं पर इतना डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी कि आप इलेक्शन बताओ मुझे। यूपीएससी के पास इतना टाइम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ईयर्स पूछे और वो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझसे कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछेंगे। और वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या पूछेंगे कि वो मुझसे पूछेंगे कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, ये बताओ मुझे। बच्चों का मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस पे, इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनका। तो ये अपन को याद रखना है कि क्या अपन को छोड़ना है और क्या इसमें से पकड़ना है। फिर आपका लास्ट जो चैप्टर है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसके साथ हमारी पॉलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? तो जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, अब इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज जो है, वो हमारी हिंदी है। अब भाई राष्ट्रभाषा नाम का जो कोई भी एक आर्टिकल मुझे तो नहीं मिला आज तक। मैंने तो ये सब नहीं पढ़ा है उसमें, ठीक है? पर ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की एंड अलोंग विद हिंदी देयर इज़ प्रोविज़न फॉर द इंग्लिश फॉर द 15 ईयर्स। इनिशियली 15 ईयर्स था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है? तो ये आर्टिकल कौन-सा है इसके लिए? 343 और 351 से मतलब 343 से लेकर 351 तक ये आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी मेंशन्ड है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें, बेसिक कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होगी? जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। हाई कोर्ट्स हैं, उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर हमारी कितनी जो है आपके शेड्यूल 8th में कितनी लैंग्वेजेस जो है मेंशन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि कितनी लैंग्वेजेस जो हैं वो मेंशन है। वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और लेटेस्ट एडिशन किसका हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है? फिर अच्छा हाँ, एक बार शेड्यूल भी देख लेते हैं, शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट शेड्यूल आपका क्या करता है, उसमें डिफाइन है भाई आपके स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह। सेकंड शेड्यूल में आपकी जो है प्रिविलेजेस और अलाउंसेस वगैरह मेंशन है। अब वो कौन से हैं, ये तो कभी यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए। थर्ड शेड्यूल में क्या है, आपकी ओथ एंड अफर्मेशन है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल हम देख चुके हैं जब हमने राज्यसभा का चैप्टर पढ़ा था कि सीट्स कितनी एलोकेट होंगी राज्यसभा में किस स्टेट से, ये मेंशन किया गया है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल हमने अभी देख ही लिए हैं। ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल में अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि इसमें 3 लिस्ट हैं आपकी, यूनियन, स्टेट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल में आपकी जो है 22 लैंग्वेजेस जो हैं मेंशन है। तो ये 2024 में यूपीएससी ने इससे सवाल पूछा था, तो ये इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एक बार इसको आप पॉज़ करके इसमें बस ये देख लेना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन-सी लैंग्वेजेज़ इसमें बाद में ऐड की गई हैं। 9th शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से प्रून रखा गया है, उन एक्ट्स का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 10th शेड्यूल में आपका डिफेक्शन मेंशन हुआ है, ठीक है? और 11th शेड्यूल में आपकी पंचायत है, 12th में आपकी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। यही आपके जो हैं 12 के 12 शेड्यूल्स हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? पीएम टियर्स, पीएम टियर्स इस तरीके से इसको याद करेंगे आपके शेड्यूल्स को, ठीक है? अब आपके जितने भी शेड्यूल थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है? और सारे के सारे जितने भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे, वो सारे के सारे हमने जो है कवर कर लिए अपने 4 लेक्चर्स में। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की, कुछ करने की ज़रूरत है।
बाकी आप अपनी जो है लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, तो उसको फिर से रिवाइज़ करते रहो, इसके साथ में एक बार देखते रहो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने टॉपिक जो है ब्रीफ में डिस्कस किए हैं, उसको आप एक बार डिटेल में अपने नोट्स भी देख सकते हो एक बार और अपनी लक्ष्मीकांत से भी एक बार पढ़ सकते हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, उसको आप अपना रिवाइज़ करते रहिए। प्रीलिम्स के पहले कम से कम 2 से 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ करिए, जिससे आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएँ। So thank you so much for watching this lecture. I hope you found this informative. All the best for the prelims examination.